आपको क्या लग रहा है कि जो विश्व हमारा इस समय जिस तरह से आधुनिकता बोध से ग्रस्त है, जिस तरह से पूरी दुनिया में विचारधाराओं को लेकर आपने अपने प्रश्न में कहा कि दरअसल मूल विचार में दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसको मानने वालों में है। क्या आपको लगता है कि कभी हम उस जो सनातन का बोध है या पूरी दुनिया के जो दर्शन जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनका मूल तत्व एक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा था कि राह अलग है, सब कुछ एक है, मंजिल एक है सबकी। अगर सबकी मंजिल एक है, हम उसी धरती के सभी निवासी हैं जो एक धुरी पर एक शाश्वत नियम के तहत, प्रकृति के नियम के तहत चल रही है, संचालित हो रही है। क्या उस आदर्श स्थिति को हम कभी प्राप्त कर सकते हैं? और दूसरा जो आपका आप लोगों का प्रयास है, आप लगातार काम कर रहे हैं अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड में भी, जो आपकी अपनी भूमिका है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, इसका उद्देश्य क्या है? उस शिक्षा पद्धति को, जो मेरा प्रश्न है, जहाँ दुनिया को पहुँचना चाहिए, आदर्श स्थिति तो यह है कि किसी के बीच कोई विवाद ही ना हो और सभी सनातनी हो जाएँ। लेकिन ये कोई आग्रह नहीं है, सभी अंगीकार करें, स्वतः स्फूर्त तो जाके यह चेतना जागृत हो। तो क्या विश्व उस जगह पर पहुँच पाएगा? और दूसरी तरफ हमारे पास क्या माध्यम है? क्या हम कुछ कोशिशें कर सकते हैं उस दिशा में? देखिए, आपने ठीक कहा कि सनातन जो दृष्टि है ना हमारी, भारत की जो मूल आत्मा है हमारी भारतीय संस्कृति की, वो वैचारिक लोकतंत्र में विश्वास करती है। विचारों में भिन्नता होना अभिनंदनीय है, क्योंकि जब तक वैचारिक भिन्नता नहीं होगी तो नए ज्ञान का सृजन भी नहीं होगा। लेकिन वैचारिक भिन्नताएं विशिष्टता के रूप में होनी चाहिए, विरोध के रूप में नहीं। कि जैसे अगर हम आप दो लोग हैं तो दो की अपनी अपनी विशिष्टता हो सकती है। इसीलिए हमारे पास प्रकृति ने जानबूझ करके अस्तित्व में कोई न कोई विशिष्टता डालता है। इसलिए महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो स्पष्ट कहता है कि प्रकृति की संरचना में किसी भी व्यक्ति को अस्तित्व देने के लिए प्रकृति के घटकों ने ही कुछ विशिष्ट गुण डाल देता है। तो हमारी जो भिन्नता ना हो करके वो विशिष्टता के रूप में हमारे अंदर बोध हो जाए कि जयप्रकाश जी ये बात कह रहे हैं तो इनकी अपनी एक विशिष्टता है, मैं अपनी बात कह रहा हूं एक विशिष्टता है। आओ उन विशिष्टताओं में से सामान्य तलाश है। वो भी वैशेषिक दर्शन सामान्य की बात भी करता है, समवाय की बात भी करता है। तो अगर हम सामान्य और समवाय की दृष्टि रखेंगे, कॉम्बिनेटिव और जेनेरिक यूनिवर्सलाइजेशन की, तो स्वाभाविक रूप से मार्ग निकलेगा। क्योंकि प्रकृति में कोई भी एक वस्तु दूसरे की बिल्कुल रेप्लिका, नकल नहीं है। लेकिन इसमें विरोध नहीं है, सब समंजन है, कोहेसन है। ऐसा ही समाज अगर करेगा तो ये शाश्वतता का एक प्रतीक हो जाएगा। और इसको गढ़ना होगा हमें बच्चों के और चेतन को। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे एक एल्गोरिदम बन जाता है। उस एल्गोरिदम को अगर शुरू से ही ठीक करना है कि कोडिंग सही हो, प्रोसेसिंग सही हो, प्रसंस्करण सही हो, उसके लिए हमें लक्ष्य करना होगा अधिक से अधिक बाल मन को, जहां से वो चेतन का निर्माण होता है। और फिजिक्स भी कहती है कि बचपन में ये अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एनर्जी फील्ड होते हैं अप टू द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की उम्र तक। और इस समय सबसे अधिक उनकी जो है संवेद्यता होती है। एक सेकंड में 20 लाख सूचनाएं ग्रहण करना और प्रसंस्कृत कर देता है बच्चा, प्रोसेस कर देता है। और जब हम 16 के ऊपर होते हैं तो एक सेकंड में मात्र 40 सूचना ही ग्रहण और प्रसंस्करण कर पाते हैं। आप सोचिएगा अवचेतन की फैक्ट्री कितनी तेज है। उसमें अगर हमने पिरो दिया ये भाव तो वो अपने आप एक सक्षम व्यक्तित्व कम से कम 1 लाख 10 लाख लोगों को प्रभावित करेगा। अगर एक स्वामी विवेकानंद, एक महर्षि दयानंद, एक महर्षि अरविंदो अगर समाज की इतनी पूरी की पूरी विजन को बदल सकते हैं, तो अगर जैसा विवेकानंद जी भी कहते थे कि हमें 1 लाख युवक दे दो मेरी तरह, मैं महाभारती का पूरा दृश्य बदल दूंगा, मानचित्र बदल दूंगा, सांस्कृतिक मानचित्र। मैं कहता हूं अगर हमने
1 करोड़ बच्चों को भारत में पढ़ा दिया, इस भावना के साथ, पूर्ण रूप से ना भी हो, अगर उसकी चेतना में एक हलचल भी पैदा कर दिया हमने, तो स्वाभाविक रूप से हमारा देश तो एक समर्थ राष्ट्र के रूप में होगा ही, पुनः 1000 साल पहले जो पूरी दुनिया के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में मार्गदर्शक हुआ करता था, वो पुनः प्राप्त हो जाएगा, वरना विश्वगुरु बनने का सपना खोखला रह जाएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड है क्या? भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार ने बनाया और सीबीएसई के समानांतर एक बोर्ड बनाया, जिसका उद्देश्य ये रखा कि आधुनिक शिक्षा के सारे सामर्थ्य उसमें हों, लेकिन उसमें दृष्टि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की। इसका कारण है कि 1835 के मैकाले के एक्ट के बाद, जयप्रकाश भाई, हमारा पूरा कैरिकुलम, हमारा सिलेबस, हमारी पेडागॉजी, हमारा मूल्यांकन, उद्देश्य, विजन, मिशन, सब इस पर केंद्रित था 1835 के बाद कि हमें एक समर्थ नौकर तैयार करना है, सस्ता नौकर, जो शक्ल सूरत से भारतीय हो लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से पूरा कॉलोनाइज्ड हो, उपनिवेश हो। हमारी चेतना को ही कॉलोनाइज कर दिया गया। तो डीकोलोनाइजेशन ऑफ कॉन्शसनेस एंड रूटिंग विथ इंडियन इथोस, भारतीय ज्ञान के साथ, जिस सनातन की बात मैं कर रहा था, उसके साथ, उस दृष्टि के साथ, उस विश्वव्यापी दृष्टि के साथ, ब्रह्मांड व्यापी दृष्टि के साथ उसके व्यक्तित्व को गढ़ना, और भारत में समय समय पर खगोल विज्ञान, गणित, भौतिकी, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वैमानिकी, टेक्नोलॉजी, भाषा विज्ञान, संगीत, वास्तु, सभी क्षेत्रों में जो उस अपने कालखंड में विश्व की सर्वोत्कृष्ट जो हुई थी ज्ञान सृजन, वो बच्चों को बताना, ताकि बच्चों को लगे कि भाई जो अंग्रेज पढ़ा गए कि आप अंधविश्वासियों के संतान हो, सपेरों के देश के हो, मदारियों के देश के हो, जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें सिविलाइज कर रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, ये दृष्टि में जो हीन भावना आ गई और हम इकोनॉमिक पैकेज हो गए कि भाई आपका रिश्तेदार क्या कर रहा है, 80 लाख के पैकेज में, इंसान नहीं रखा, हम आर्थिक पैकेज हो गए। और पूरे विश्व के मार्केट इकोनॉमी ने पूरी की पूरी जो अन्य घटक होते हैं जिनसे संवेदना पैदा होती है, उसको भी मार दिया है। तो इसलिए जब बच्चे भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ेंगे तो आधुनिक विज्ञान के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। उनके मन में आएगा कि जब हम हमेशा ज्ञान विज्ञान में भी सर्वोत्कृष्ट रहे, सिर्फ दर्शन में नहीं, तो हम वर्तमान में भी एआई के युग में भी हमें ही सर्वोत्कृष्ट होना है, ये भाव पैदा करना। लेकिन उसका उपयोग कैसे करोगे? भारतीय दृष्टि से। आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे, चूंकि मेरा विषय इसलिए बता रहा हूं, तो आपकी दृष्टि अगर वर्तमान होगी तो आप मिसाइल बनाओगे, एटम बम बनाओगे। अगर दृष्टि भारतीय दृष्टि होगी तो आप पूरे विश्व के कल्याण के लिए न्यूक्लियर एनर्जी सस्ती कैसे उपलब्ध हो सके, उस पर शोध करोगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग मानवीय हित में करोगे। तो ये दृष्टि लाने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड है और उस पर ही काम चल रहा है।